दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल विल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक आजकल बड़े असमंजस में हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का वह रूप देखा था जिसमें जब उनको इस बात का बहुत गुमान था कि वो अपनी क्षमता पर और अपनी जो है लोकप्रियता के आधार पर कुर्सी पर हैं, और इसलिए उनको किसी की परवाह नहीं। केंद्रीय नेतृत्व वो कोई निर्देशित मुख्यमंत्री नहीं है, वो मंजूर नहीं करते थे निर्देशित मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि को प्रस्तुत किया जाए। ये बिल्कुल वो जो है गवारा नहीं करते थे। और ये तब था जब जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने अरविंद शर्मा को भेजा और ये आवाज़ ये दिया गया, ये मैसेज ये दिया गया कि अभी मुख्यमंत्री एक तरह से प्रशिक्षणार्थी हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनको जो है उनको सरकार चलाने में गाइड करने के लिए वो अरविंद शर्मा को जो है केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था कि इसलिए उनको भेजा जा रहा है। मतलब घोषित रूप से तो नहीं कहा था, लेकिन ऐसा ही आवाज़ कराया गया था। और ये तक चर्चा उस समय चली थी कि अरविंद शर्मा को फिलहाल तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा जाएगा योगी से, और बाद में हो सकता है कि वो योगी की जगह ले लें। तो योगी इससे जो है बहुत भड़क गए थे, और वो उन्होंने अरविंद शर्मा जिस दिन लखनऊ आए, सारे के सारे उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रदेश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, चूँकि प्रधानमंत्री के दूत के रूप में वो आए थे, सबके सब अरविंद शर्मा के दरबार में कॉर्निश बजाने के लिए पहुँचे, हाजी बजाने के लिए पहुँचे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस समय ये किया कि वो उन्होंने उनको जो है इग्नोर करने के लिए अरविंद शर्मा को, और वो उस दिन गोरखपुर प्रस्थान कर गए कि वो अरविंद शर्मा को कोई महत्व नहीं देते। और अरविंद शर्मा अगर उत्तर प्रदेश में अगर उनके साथ काम करना चाहेंगे तो वो इस रूप में नहीं कि वो केंद्रीय नेतृत्व के दूत हैं तो इसलिए वो जो है उनको गाइड करें, वो बल्कि उनकी अधीनता में जब उनको स्वीकार अगर होगी तभी वो काम कर पाएंगे। तो ये जताने के लिए योगी आदित्यनाथ चले गए थे, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी गोरखपुर मठ में। और यहाँ तक कि अरविंद शर्मा उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो जब विधान परिषद का जो है अपना विधान परिषद के लिए नामांकन करने गए थे, तो उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेता थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं थे। उन्होंने एक तरह से अपनी एक बगावती मुद्रा का प्रदर्शन किया था, और केंद्रीय नेतृत्व भी उसके बाद में सहम गया था। उसको भी लगा कि योगी से पार पाना मुश्किल नहीं है। योगी को उसने भी आवाज़ जताया कि योगी को वो भी महसूस करता है कि योगी के नाराज़ हो जाने से उसका खेल खराब हो सकता है। तो इसलिए फिर ये हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी योगी की इस हेगड़ी को बर्दाश्त किया, और आखिर में योगी ने उस समय उनको साधारण मंत्री तक नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री तो बनाने की बात दूर है। और जब वो बिल्कुल उनका पानी पूरी तरह से उतार दिया और वो बिल्कुल जो है उनके एक अनुचर की भूमिका में उन्होंने स्वीकार कर ली अरविंद शर्मा ने, तब जब नए 2022 के इलेक्शन के परिणाम आए और दूसरी बार जब योगी ने शपथ ली, तब उन्होंने एक साधारण मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल को जगह दी। नगर विकास और ऊर्जा विभाग उनको सौंपे। तो एक योगी का रूप ये भी था। एक प्रसंग ऐसे ही और है जिसको लेके बड़ी चर्चाएं हुई थी। वो ये था कि एक सत्ता के गलियारे में घूमकर दलाली करने वाला एक शख्स था, जिसको ये कहा जाता था कि वो अमित शाह का नज़दीकी केंद्रीय गृह मंत्री का, तो वो उसको योगी ने रंगे हाथों पकड़वा दिया, उसको जेल भिजवा दिया। तो ये योगी के हौसले की उस समय पे बहुत चर्चा हुई थी कि योगी तो मतलब योगी किसी के बस में नहीं, योगी तो अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व के समकक्ष समझते हैं। और ये लगता है कि योगी को झेलना और केंद्रीय नेतृत्व की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अन्य राज्यों में चाहे कुछ करे, लेकिन योगी को उस तरह से जैसे शिवराज सिंह को और वसुंधरा राजे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। उनको झेलना पड़ेगा योगी को, और वो उनको ट्रेनी मुख्यमंत्री न समझें, बल्कि योगी तो अपने आप में खुद मुख्तार हैं। और इसलिए योगी को साध के रखने के चलना उनकी
मजबूरी के तौर पे प्रदर्शित हो रहा था मोदी और शाह की। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि आज जो है जो 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 योगी जो काम कर रहे हैं उससे उनकी एक ये लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति बहुत ज़्यादा स्वामी भक्ति के प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। क्या योगी को ये लग रहा है कि नहीं हमारा उनसे अब योगी ने ये स्वीकार कर लिया है क्या कि जो केंद्रीय नेतृत्व है मोदी और शाह हैं उनसे लड़कर पार पाना उनके बूते की बात नहीं है। योगी ने अपनी इस कमतरी को क्या स्वीकार कर लिया है, क्योंकि यह घटनाक्रम का तो यही आवाज़ दिला रहा है। वरना योगी से कहाँ ये अपेक्षा की जा सकती थी कि वो एक पॉडकास्ट में ये कहें कि अगर वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो वो केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी की वजह से ही है। अगर केंद्रीय नेतृत्व की अगर मर्जी ना हो तो क्या वो इस पद पर रह सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति थी योगी जैसे अभिमानी कह लीजिए या स्वाभिमानी व्यक्तित्व के लिए। योगी जी में ये परिवर्तन उसी समय ये परिवर्तन देखा गया था। अब फिर एक और मामला सामने आया है कि योगी जी बनारस पहुंच गए। बनारस प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री के केयर टेकर की भूमिका स्वीकार की। जैसे अब किशोरी लाल शर्मा अब तो अमेठी के सांसद हो गए, लेकिन वो पहले नेहरू परिवार के केयर टेकर के रूप में, जब नेहरू परिवार का आना जाना नहीं हो पाता था, वहाँ की लोगों की समस्या सुलझाने का एक जो है कि नौकरी उनको दे रखी थी उन्होंने। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने नेहरू गांधी परिवार ने उनको नौकरी दे रखी थी। तो इसी तरीके से अब की बार वो जिस ढंग से वाराणसी पहुँचे और वाराणसी में जो नरेंद्र मोदी का जो संसदीय कार्यालय है, उस संसदीय कार्यालय में जो है उन्होंने लोगों की बैठ के समस्याएं लोगों के प्रार्थना पत्र लिए और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया। उनको आश्वासन दिया कि जो लोग जो अगर किसी वजह से कोई पीड़ित है, कोई उनको कठिनाई है तो उस कठिनाई का निराकरण कराया जाएगा। मतलब वो किशोरी लाल शर्मा की हैसियत में, जो कांग्रेस में किशोरी लाल शर्मा की अमेठी में हैसियत थी, वो उस हैसियत में अपने को प्रस्तुत करते हुए भी योगी को अब की बार वो महसूस नहीं हुआ, शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। क्योंकि कुर्सी वो जो कहते हैं कि नहीं मुझे कुर्सी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब ये लग रहा कि नहीं, जब उनको लगा कि नहीं जो खतरे के बादल हैं उनके बहुत नज़दीक आ गए, तो लगता है कि वो योगी की घबराहट, योगी की जो है योगी की कमजोरी, ये मतलब इसका एक प्रभाव है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव है कि योगी इतनी दयनीय मुद्रा में आ गए। उन्होंने वहाँ पे बैठ के समझाया और एक तरह से प्रधानमंत्री को मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं आपको, क्योंकि इस बार ये हुआ था कि नहीं कि कहीं ना कहीं तो ये था कि वाराणसी के लोगों की कहीं ना कहीं वाराणसी के लोगों को उपेक्षा महसूस हुई थी। अब आम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व से तो बहुत काम पड़ता नहीं है, राज्य नेतृत्व से उनका काम पड़ता है, राज्य सरकार के अधिकारियों से उनका काम पड़ता है। तो लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले वहाँ पर लोगों ने ये महसूस, वाराणसी के लोगों को लगता है कि अंदर से ये शिकायत रही कि राज्य सरकार में प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र के वो लोग हैं, इसके बावजूद भी राज्य सरकार में उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। राज्य सरकार की तरफ से कोई ये स्थानीय अधिकारियों को ऐसे आदेश नहीं है जिससे वो जो है वो उनको तवज्जो दें, उनको प्राथमिकता दें, उनकी शिकायतों को गंभीरता से लें। ये एक मलाल था और उस मलाल का नतीजा ये था कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो ये देखा गया कि वाराणसी का जो पहले दौर के जो परिणाम थे उनमें प्रधानमंत्री पिछड़ गए। इसमें तो नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बदनामी हुई थी और वो जीते भी तो 1.5 लाख वोटों से। पहले उनका मार्जिन जितना ज़्यादा था 4-4.5 लाख वोट से, उससे घट के वो केवल 1.5 लाख वोटों से भी 1.5 लाख वोटों से भी 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए। और उस पर भी ये कहा जा रहा था कि उसमें भी आखिरी जब वो पिछड़ने लगे तो मैनिपुलेशन हुआ, सत्ता का
का इस्तेमाल किया गया, तब वो 1.5 लाख वोटों से किसी तरीके से इज्जत बचा सके। तो ये कहीं नरेंद्र मोदी को ये चीज़ निश्चित रूप से खटकी होगी, और ये बात ये इस बात की चर्चा भी चली होगी कि ऐसा इसलिए हुआ, वाराणसी के लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति, भाजपा के प्रति मोह भंग होने की वजह ये रही, और उनकी जो है उनका उनका जो है उनका जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की बात जो मन में आई, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं योगी का प्रशासन, योगी की सरकार जिम्मेदार रही। तो ये अब इन शुरू में तो तब तो योगी के हौसले आसमान पे थे, उनका मनोबल आसमान पे था, तो तब तो उन्होंने ये इन चर्चाओं की परवाह नहीं की होगी। लेकिन अब जो है उनको अब सफाई इसकी देना चाहते हैं, तो सफाई के देने के तौर पे ही वो पहुँचे और प्रधानमंत्री को ये आभास कराने की कोशिश की कि नहीं, आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी अब व्यक्तिगत रूप से वो निभाएंगे। वो अपना निर्वाचन क्षेत्र वाली बात में देखना पड़े, लेकिन सबसे पहले हम वाराणसी के लोगों की चूँकि वो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, तो एक आपके अनुयायी होने के नाते, अनुयायी होने की अब उन्होंने इस हकीकत को स्वीकार किया कि अभी भी वो अनुयायी हालत में है, अभी भी वो अनुचर की हालत में है, तो वो जो है वो उनका ये फर्ज बनता है, और वो इस फर्ज को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इसलिए उन्होंने वाराणसी में वो मशक्क़त की, और लगता है कि अब ये सिलसिला, वो जैसे गोरखपुर में वो अपना सिलसिला चलाए रखते हैं कि समय समय पर वो गोरखपुर में जाते रहते हैं और गोरखपुर में लोगों से मिलते हैं और मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारित कराते हैं, और वहाँ गोरखपुर के बारे में तमाम सारी घोषणाएं करते हैं। वैसा ही उससे भी ज़्यादा अब वाराणसी के लिए वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। दूसरा, उनके ऊपर वो भी एक दबाव बन रहा है कि वो जो अब जो उनका ये है कि वो एक तरह से योगी होते हुए भी वो जातिगत मोह से अभी तक अपना ऊपर नहीं हो पाए। तो उसके लिए जो उनकी जाति के अधिकारी हैं, वो जो है उनका दिमाग बहुत चढ़ गया है। अभिषेक प्रकाश के मामले में सामने आया कि अभिषेक प्रकाश की तो भ्रष्टाचार की शिकायत सांसद वीरेंद्र मस्त ने की थी, लेकिन वो चूंकि सजातीय अधिकारी थे, तो इसलिए अभिषेक प्रकाश का उस समय बालबांका नहीं होने दिया योगी ने। उनकी शिकायतों की जांच कराने की कोई उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, जबकि एक सांसद की शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन वो जाति मोह से इतने ज़्यादा ग्रसित थे योगी होकर भी कि ये उसकी एक वानगी सामने आई। लेकिन अब जो है अभिषेक प्रकाश के कारनामे खुल रहे हैं, तो लग रहा है कि अभिषेक प्रकाश का तो कार्य करने का तरीका ऐसा था कि परम स्वतंत्र, न सिर पे कोई, मतलब वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, तो उनको कभी वो उम्मीद ही नहीं करते थे कि सरकार उन्हें कभी भी जो है कटघरे में खड़ा करने के प्रयास करेगी सरकार की तरफ से, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। इतने ज़्यादा वो आश्वस्त थे केवल योगी जी की जातिगत मोह की भावना की वजह से। अब ये अभिषेक प्रकाश कैसे शिकंजे में आ रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी जी के दो सजातीय अधिकारी भी जो एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके बीच में अभिषेक प्रकाश के और उनसे ऊपर के एक सजातीय अधिकारी के बीच में कमीशन के बंटवारे को लेके जो है कोई वो हो गया, तनाव हो गया था, तो उसका नतीजा उनको भोगना पड़ रहा है। उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कराई है। दूसरी कुछ जानकारी ये कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभिषेक प्रकाश उनकी केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में थे, और केंद्रीय नेतृत्व ने फिर योगी को होंका, और उसके बाद में मतलब उन पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई। जबकि अभी भी ये स्थिति है कि जिसमें वो मुआवजा दिलाने के जिस मामले में जो मामला खुला सबसे पहले, उस मामले में FIR दर्ज हो गई। एक दलाल जो उनका बड़ा नज़दीकी था अभिषेक प्रकाश का, वो गिरफ्तार हो गया। FIR में कई उनके नज़दीकी के जो छोटे स्तर के अधिकारी थे उनके खिलाफ उनको नामजद कराया गया। लेकिन अभिषेक प्रकाश अभी भी बचे हुए हैं, पर ये कहा जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश बचे नहीं रह पाएंगे। जल्दी ही उनका नाम भी उनके नाम के भी FIR हुई, और उसके बाद में ED जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये स्पष्ट किया जा रहा है कि अब
जो इतना ज़्यादा जो है मनगढ़ हो गए हैं, उनके जो सजाती अधिकारी हैं, अब उन सजाती अधिकारियों को जो बिल्कुल लूट मचाए हुए हैं, अब उन सजाती अधिकारियों पे गाज गिराने का काम वो जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से होगा। तो अब ये हो सकता है कि योगी अब इसमें योगी को अपनी रीति में परिवर्तन करना पड़े और अब वो जातिवाद झलकाने से उनको बाज आना पड़े। ये देखने वाली बात होगी। जब भी योगी जी ने बीच में जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की थी, जब वो हादसा हो गया था, तो उस बैठक में वो एडीजी जॉन भानु प्रकाश को पर बहुत बुरी तरह बरसे थे, क्योंकि जब ये हादसा हुआ, जब मौतें हुई हैं वहाँ पे तीर्थयात्रियों की, उस समय पे भानु प्रकाश उस समय कई घंटों गायब रहे। वो जो है वो वहीं से, जबकि उनकी मौके पर स्थिति को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो योगी ने जितना कहा नहीं जाना चाहिए था, उनसे ज़्यादा कठोर शब्दों में उनको भानु प्रकाश के लिए कहा है। लेकिन पर भानु प्रकाश पर अभी तक गाज नहीं गिरी है, इसको भी देखा जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय नेतृत्व क्या उनको जो है ये केंद्रीय नेतृत्व अब उनको जो है ये कहेगा कि उन पर ये दबाव बनाएगा, मतलब उनको जो है दबाव क्या बनाएगा, उनको ये आदेशित करेगा कि नहीं आप इस तरीके से आपका काम नहीं चल पाएगा। भानु भास्कर जो कि योगी जी के सजाती हैं, तो आप सजाती आप ये जो है जातिगत सोच को आपको निकाल दें। भानु भास्कर की लापरवाही सामने आ चुकी है। उस मामले में भानु भास्कर की वजह से बहुत सरकार की बदनामी हुई है, तो भानु भास्कर को आप नापने का काम करें। तो ये भी एक वानगी होगी। अभी तो ट्रांसफ़र नहीं हुए, अभी नवरात्र अब आज निपटी है और इसके बाद में ट्रांसफ़र का दौर शुरू होगा। कई जगह पे तो प्रशासन में इतनी अनिश्चय की स्थिति योगी के कार्यकाल में बनी रहती कि अभी कई अधिकारी कई डीआईजी हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिलों की कमान संभाले। अभी भी उनको वैसे परंपरा ये थी कि जैसे ही डीआईजी हुआ कोई जिले का एसएसपी, तो उसको तत्काल शिफ्ट किया जाता था, उसको डीआईजी की पोस्टिंग दी जाती थी। लेकिन कई योगी जी के जो मेहरबान अधिकारी हैं वो डीआईजी होने के बावजूद भी एसएसपी के रूप में काम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें माल ज़्यादा है। तो अब ये सब जो एक तरह से जो नॉर्म्स हैं प्रशासन के, उस नॉर्म्स के विरुद्ध जो अभी तक मतलब चल के काम होता रहा, जिसकी वजह से बड़ी जो है प्रशासनिक प्रभाव में एक बड़ी कमी आई है। पता चला कि अधिकांश जो वो बैठे हुए हैं, जो अधिकांश अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारी महत्वहीन विभाग में बैठे हुए हैं, जबकि जो योगी जी के गिरोह के लोग हैं, गिरोह के अधिकारी हैं 7, 8, 10, वो उन अधिकारियों के पास में ओवरलोडेड है। 4, 5 महत्वपूर्ण विभाग वो संभाले हुए थे। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। सरकारें इस तरीके से नहीं चलती और इसका एक सरकार के कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को एक तरह अब जब केंद्रीय नेतृत्व ने ये बना लिया है कि नहीं, आपको जिस तरीके से गाइड किया जाए, आप जिस तरीके से आपको निर्देश किया जाए, उस तरीके से आप काम करने की मानसिकता बनाएं। अपनी मनमानी से काम करने की मानसिकता, अपनी मनमानी से काम करने की आदत छोड़ें। तो इसका प्रभाव ये अनुमान किया जा रहा है कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों में अब देखने को मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश में जो शासन और प्रशासन की कार्य संस्कृति है, उस कार्य संस्कृति में एक बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होने का अनुमान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।